रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक औरत काले कपड़ों में, अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए, एक काली पोटली हाथ में लिए सुनसान सड़क पर तेजी से चलती हुई एक चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। चौराहे पर पहुंचते ही वह रुक गई। उसने चारों तरफ देखा और फिर अपनी पोटली खोली। पोटली के अंदर एक नींबू था जिसमें कई पिन चुभी हुई थी। उसके साथ लाल साड़ी और सुहागन का श्रृंगार रखा हुआ था। औरत ने वह सारा सामान चौराहे के बीच में रखा और उसके सामने एक दिया जला दिया। कुछ पल तक वह उस सामान को देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, अच्छा हुआ मेरी बला टल गई। अब ये बला किसी और के सिर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर वह वहां से तेजी से निकल गई। पीछे रह गया सिर्फ वह सामान और बीच रात में जलता हुआ एक छोटा सा दिया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि दिया बुझ नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसी रास्ते से 4 दोस्त लौट रहे थे। वे एक पार्टी से घर जा रहे थे। उनमें प्रियांशी सबसे आगे चल रही थी। उस समय सड़क की स्ट्रीट लाइट बार बार बंद और चालू हो रही थी। इसी वजह से उन्हें रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक प्रियांशी का पैर चौराहे पर रखे उस सामान पर पड़ गया। सामान थोड़ा दूर जाकर गिरा। तभी स्ट्रीट लाइट भी अचानक स्थिर हो गई। प्रियांशी के दोस्तों में से आयुषी की नजर उस सामान पर पड़ी। वह घबरा गई। प्रियांशी, तेरा पैर उस सामान पर पड़ गया है, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन प्रियांशी हंसने लगी। उसे आयुषी की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने उल्टा उस सामान को पैर से टक्कर मार दी। देख लिया, कुछ नहीं हुआ। भूत कुछ नहीं होते। आयुषी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रियांशी ने उसकी बात नहीं मानी। वह हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ वहां से चली गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे एक छोटी सी गलती के बाद उसके साथ क्या होने वाला था। कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर पहुंच गए। प्रियांशी भी अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई। उसने आंखें बंद की ही थीं कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई उसके कमरे के किसी कोने में बैठकर सिसक रहा हो। प्रियांशी ने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसे वहम हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उसने दोबारा आंखें बंद की, वही रोने की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार पहले से ज्यादा साफ। प्रियांशी ने घबराकर आंखें खोली और तभी उसकी नजर पंखे पर गई। पंखे के ऊपर एक औरत बैठी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और सबसे डरावनी बात, वो औरत बिना पलक झपकाए प्रियांशी को देख रही थी। प्रियांशी कुछ समझ पाती उससे पहले उसने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद आंखें खोली तो पंखे पर कोई नहीं था, लेकिन अगली ही पल वही औरत फिर उसके सामने थी और इस बार वो सीधे प्रियांशी की तरफ झपटी। प्रियांशी की जोरदार चीख पूरे घर में गूंज गई। उसके मम्मी पापा दौड़कर कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रियांशी बुरी तरह कांप रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन प्रियांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसके माता पिता कमरे से बाहर चले गए और उनके जाते ही प्रियांशी धीरे धीरे उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने आईने में खुद को देखा। फिर उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने अपना मेकअप बॉक्स निकाला और आधी रात को अपने चेहरे पर अजीब तरीके से मेकअप करने लगी। कुछ ही देर में उसका पूरा चेहरा डरावना लगने लगा। फिर वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब प्रियांशी नाश्ते के लिए कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलकर अंदर गई तो प्रियांशी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे की हालत देखकर उनकी चीख निकल गई। उसके पिता भी दौड़कर कमरे में आए। उन्होंने प्रियांशी को उठाया और पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद उसे होश आया, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे देखकर उसके माता पिता डर गए। वह चुपचाप अपनी मां को घूरती रही। फिर जब उसके सामने खाना रखा गया तो वो अचानक खाने पर टूट पड़ी
जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ही ना हो। और तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक कॉकरोच पर गई। उसने उसे उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसके माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी को आखिर हो क्या गया है। उसके पिता तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि शायद किसी गहरे मानसिक सदमे की वजह से उसका व्यवहार बदल गया है। प्रियांशी को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। लेकिन उसी रात अस्पताल में एक और अजीब घटना हुई। जिस कमरे में प्रियांशी भर्ती थी, उसी कमरे में एक दूसरी लड़की की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कमरे में उसके परिवार के रोने की आवाज़ गूंजने लगी और तभी जो प्रियांशी अब तक बेहोश पड़ी थी, वह अचानक उठकर बैठ गई। उसने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, मम्मी, पापा, आप रोइए मत। आपने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी ही थी। उसके माता पिता हैरान रह गए क्योंकि प्रियांशी बेहोश थी। फिर उसे कैसे पता था कि अभी उस लड़की की मौत हुई है? डॉक्टर भी इस घटना का जवाब नहीं दे पाए। 2 दिन बाद प्रियांशी की हालत कुछ बेहतर हुई और उसे अस्पताल से घर भेज दिया गया। लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। उस रात प्रियांशी अपने कमरे में लेटी थी। अचानक उसे अपने चारों तरफ कई लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एक आवाज़ नहीं, बल्कि दर्जनों आवाज़। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें और तेज होती गईं। फिर उसने कमरे में देखा। उसके सामने कई परछाइयाँ खड़ी थी। कुछ चेहरे उसे पहचाने हुए लग रहे थे। प्रियांशी डर गई और तभी उन परछाइयों ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वे उसके शरीर के अंदर जाने लगी। प्रियांशी का शरीर भारी होने लगा। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और उसके मुंह से अलग अलग आवाज़ें निकलने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके माता पिता कमरे में दौड़ कर आए, लेकिन जो उन्होंने देखा, उसे देखकर दोनों की सांसें अटक गईं। प्रियांशी का शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। वह जमीन पर हाथ पैरों के बल रेंग रही थी। फिर अचानक उसने एक ऐसी आवाज़ में बात की जो उसकी अपनी आवाज़ नहीं थी। इसे बचाने की कोशिश मत करो। उसकी माँ डर गई। आवाज़ फिर आई, इसने खुद हमें अपने अंदर आने का रास्ता दिया है। इसने हमारी क्रिया का सामान ठोकर से गिराया था। अब इसका शरीर हमारा घर। मनोहर और अनीता समझ गए कि मामला सिर्फ एक आत्मा का नहीं था। उनकी बेटी के अंदर कई आत्माएं आ चुकी थी। डर के मारे उन्होंने प्रियांशी को कमरे में बंद कर दिया। अनीता मंदिर के सामने बैठकर भगवान से अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना करने लगी। पूरी रात कमरे के अंदर से कभी हंसी की आवाज़ आती, कभी रोने की और कभी दीवार कुरेदने की। सुबह होते होते पूरा घर शांत हो गया, लेकिन शाम होते ही फिर वही हंसी सुनाई देने लगी। अनीता ने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोला। प्रियांशी दीवार को अपने नाखूनों से कुरेद रही थी। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था और वह अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी समय दरवाजे के बाहर एक तांत्रिक बाबा पहुंचे। उन्होंने कमरे के बाहर सुरक्षा की एक रेखा बनाई और अंदर चले गए। प्रियांशी उन्हें देखते ही जोर जोर से चीखने लगी। उसके मुंह से कई अलग अलग आवाज़ें निकल रही थी। तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़कर स्थिति को समझने की कोशिश की। कुछ देर बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बाहर आकर मनोहर से कहा, मैं तुम्हारी बेटी को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अकेले मेरे लिए ये संभव नहीं है। मनोहर घबरा गया। तो फिर इसे कौन बचाएगा बाबा? तांत्रिक ने कहा, इसके शरीर में बहुत सारी आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं। एक बार ये रास्ता खुल गया तो दूसरी भटकती आत्माएं भी इसके अंदर आती चली गई। उन्होंने आगे कहा, इसे बचाने के लिए एक बड़ा महायज्ञ करना होगा। इसमें 51 अघोरी एक साथ बैठेंगे। मनोहर उसी रात श्मशान पहुंचा। वहां उसे एक अघोरी बाबा मिले। उसने रोते हुए अपनी बेटी की पूरी कहानी उन्हें सुनाई। अघोरी बाबा ने उसकी बात सुनी और कहा, चिंता मत करो, सुबह हम तुम्हारे घर आएंगे। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 51 अघोरी उसके घर पहुंचे। घर के बीचों बीच यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी और जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, प्रियांशी के कमरे से चीखों की आवाज आने लगी। मनोहर और अनीता को रक्षा सूत्र देकर कमरे में भेजा गया। दोनों ने किसी तरह प्रियांशी को पकड़कर बाहर लाया। वह बाहर आने का विरोध कर रही थी,
लेकिन यज्ञ की शक्ति के सामने उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। घंटों तक यज्ञ चलता रहा और आखिरकार प्रियांशी के शरीर से एक के बाद एक आत्माएं निकलने लगी। करीब 5 घंटे बाद उसके शरीर से आखिरी आत्मा भी निकल गई। प्रियांशी वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अघोरी बाबा ने उसके शरीर की शुद्धि की और उसके गले और हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया। कई घंटों बाद जब प्रियांशी को होश आया तो उसकी आंखों में डर नहीं था, वो बिल्कुल सामान्य थी। उस रात के बाद प्रियांशी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन उसके माता पिता उस घटना को कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही ने उनकी बेटी की जिंदगी को मौत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि सुनसान चौराहों पर पड़े किसी भी अनजान सामान को छूना या उसके साथ मजाक करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वह सामान किस मकसद से वहां रखा गया है और उसके पीछे किस तरह का अंधविश्वास, डर या खतरा जुड़ा हो सकता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ हम जल्द वापस आएंगे।